हेलो नमस्कार, वेलकम टू इनकलकेट लर्निंग। सो जेकेपीएससी के लिए जो अपनी क्लासेस हैं वो शुरू कर रही हूँ जी मैं। 10+2 एजुकेशन सब्जेक्ट रहेगा अपना, ऑब्वियस सी बात है। पहली क्लास आपके सामने है। आपके जो सिलेबस में पहले 3 पॉइंट्स हैं, यानी डेफिनेशन एंड स्कोप ऑफ एजुकेशनल फिलोसफी, नीड फॉर फिलोसफी ऑफ एजुकेशन, बायलेटरल रिलेशनशिप ऑफ फिलोसफी एंड एजुकेशन। सो इनको हम डिटेल में आज डिस्कस करेंगे। ये कॉन्सेप्चुअल टॉपिक है, कुछ एक पोर्शन इसमें थोड़ा सा फैक्चुअल होता है जब हम फिलोसफी की ब्रांचेस की बात करते हैं। अदरवाइज जो है ओवरऑल ये टॉपिक कॉन्सेप्चुअल रहेगा। अगर इसमें से क्वेश्चन आए तो एक क्वेश्चन कॉन्सेप्चुअल आने के भी चांसेस हैं, प्लस फैक्चुअल आने के भी चांसेस हैं, दोनों ही हैं। ठीक है, इस क्लास की अगर हम पर्टिकुलरली बात करें, ओके, आपके पहले यूनिट में से पहली क्लास। सो इसके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। दिस इज प्रेजेंटेड बाय मी रवीना। वीडियोस इन्फॉर्मेटिव लगे तो इनकलकेट लर्निंग को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कल मैंने डिस्कशन की क्लास डाली थी, आपका सिलेबस डिस्कस किया था एंड बहुत अच्छा रिस्पॉन्स था कि आप लोग पढ़ना चाह रहे हो। देखना ये है कि क्लास 1 में तो बहुत अच्छे से पढ़ लोगे आप, क्लास 50-55 तक कौन जा पाता है साथ में सारी क्लासेस देखते हुए। बिकॉज आई नो बीइंग अ टीचर कि आप शुरुआत की क्लासेस देखोगे लेकिन बाद में बच्चे धीरे धीरे कम होने शुरू हो जाते हैं, कम देखते हैं। ठीक है, या फिर बोलते हैं बाद में देख लेंगे, या उनके पास टाइम नहीं होता है। मतलब इट्स लाइक आपके एग्जाम के लिए ही टाइम नहीं है आपके पास। सो आपका डेडिकेशन वहीं से पता चल जाएगा। प्लस जो बच्चे सीरियसली देखेंगे लास्ट तक, वो लोगों का भी, उन लोगों को भी मेरे व्यूज से पता चल जाएगा कि कितना कंपटीशन है उनका। ठीक है, क्योंकि व्यूज मुझे पता है पहली वीडियो के कंपैरिजन में लास्ट वीडियो पे आपको बहुत कम व्यूज देखने को मिलेंगे, विच मीन्स आप धीरे धीरे बहुत कम बच्चे बच जाते हैं जो सीरियसली सारे एफर्ट मार के पढ़ाई करते हैं। ओके दूसरी चीज, कई एक आधे स्टूडेंट ने ये भी किया कि मैम बहुत सारे बच्चे वेट कर रहे थे आपकी क्लासेस का एंड आप पेड बैच शुरू करो। मतलब मुझे समझ नहीं आता क्या मेंटेलिटी हो गई है स्टूडेंट्स की कि उनको पेड वर्ड जब तक नहीं नजर आता तब तक उनको क्लासेस का ये होता ही नहीं है। मतलब इट्स लाइक मैम आप पेड शुरू नहीं करोगे तो हम कहीं और जाके पैसे फूकेंगे। मतलब क्या जरूरत है, जब मैं आपको फ्री में सारी क्लासेस करवा रही हूँ, सारा कंटेंट करवा रही हूँ और ऑलरेडी भी बहुत सारी चीजें करवा रखी हैं। सो व्हाई यू ऑलवेज फोकस ऑन पेड बैच? जरूरत नहीं है ना उसकी। एक कोई टीचर एफर्ट करके जो है आपको फ्री में सारी चीजें अवेलेबल करवाने की कोशिश कर रहा है और आप जो है नीचे कमेंट में लिखते हो कि मैम इसके लिए तो पेड बैच लेके आओ। आप वैसे ही पे कर दो ना मुझे। ठीक है, इतना ही अगर आप लोगों के पास पैसे हो रखे हैं तो फूकने के लिए। ओके, जब आपको फ्री में अच्छा कंटेंट मिल रहा है सो रिस्पेक्ट दैट, ओके, एंड अच्छे से पढ़ाई करो। प्लस तीसरी चीज, पीवाईक्यूज भी हम करेंगे, डोंट वरी अबाउट दैट। 2023 का पेपर एक बच्चे ने भेजा था, उसमें बीच बीच में एक आधे क्वेश्चंस मिसिंग है। अदरवाइज बाकी अगर कोई और पेपर भी आपके पास है और या फिर 2023 का पूरा कंप्लीट पेपर आपके पास है जिसमें क्वेश्चंस कटे हुए नहीं है, तो वो भी आप मुझे मेल कर सकते हो। इनकलकेट रवीना, INCULCATE, इनकलकेट RAVINA रवीना @gmail.com पे। ठीक है, मुझे टाइम लगता ही मैं देख लूंगी उसको। सो यहाँ पे आप मेल कर सकते हो। तो ये 3 चीजें बतानी थी, बाकी अपने आराम से तैयारी कीजिए। जब पहले क्लासेस करेंगे और उसके बाद लास्ट में जाके जो है और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस प्लस आपके लिए और क्या क्या क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस कर सकते हो वो। उसके अलावा मैं अभी से बता देती हूँ कि अगर आपको प्रैक्टिस करनी है क्वेश्चंस के साथ साथ तो आप जो नेट के पीवाईक्यूज हैं वो कर सकते हो। इनफैक्ट जो नेट के लिए मैंने एजुकेशन की जो प्लेलिस्ट बना रखी है उसमें अराउंड 60 कुछ वीडियोस हैं। सो वो सारी वीडियोस ही आपके काम की हैं। आप क्वेश्चंस वहां से प्रैक्टिस कर सकते हो। उसमें सेट के क्वेश्चंस भी आ गए आपके, और बाकी एसएसबी पीजीटी वाली प्लेलिस्ट से आप एसएसबी पीजीटी के क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस कर सकते हो। सो इट्स लाइक क्वेश्चंस आप पूरे एजुकेशन की प्रैक्टिस करेंगे। सिलेबस वहां पे नेट लेवल वाला चलेगा, आपका सिलेबस क्लैश करता है नेट से, थोड़ा बहुत अलग है, एक आधी चीज एक्स्ट्रा इन द सेंस, जैसे पाउलो फ्रायरे है वो आपके सिलेबस में एक्सप्लिसिटली मेंशन कर दिए, बाकी सिलेबस में मेंशन नहीं है बट क्वेश्चन तो आते हैं, राइट। तो इसलिए सारी चीजें क्लैश करती हैं। तो हम सारे के सारे ऑफिशियल जो पेपरों में आ चुके हैं क्वेश्चंस वहां से प्रैक्टिस करेंगे। तो पहले क्लासेस कॉन्सेप्ट कर लेंगे एंड लास्ट में जाके प्रैक्टिस। अगर आपकी डेट आ जाए मिडवे कहीं जब हम क्लासेस कर रहे हो तो मुझे प्लीज इन्फॉर्म कीजिएगा ताकि हम स्पीड अप करके आपका सिलेबस पूरा कर सकें आपके एग्जाम से पहले। डन। चलिए, पहली क्लास आपके सामने है। फिलोसफी के बारे में हमें पढ़ना है। फिलोसफी का सबसे पहला जो क्वेश्चन बन सकता है या जो एक बेसिक चीज आपको पता होनी चाहिए दैट इज कि फिलोसफी ग्रीक वर्ड से आया है।
ओके सो ये पूछ लिया जाता है फिलोसफी ग्रीक से, लैटिन से बहुत इजी क्वेश्चन आना हो तो। ये क्वेश्चन बेसिक है, मैंने पहले भी अगर कोई फिलोसफी की वीडियो पढ़ा रखी होगी उसमें भी यही चीज बताई होगी कि यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, बहुत इजी पूछना हो तो। सो ग्रीक वर्ड्स हैं फिलोज, कई जगह फिलो लिखा मिल जाएगा, फिलोज लिखा मिल जाएगा, प्लस सोफिया, तो ये फिलो प्लस सोफिया से लव ऑफ विजडम, यानी विजडम के प्रति जो प्यार है आपका वो फिलोसफी में आपको देखने को मिलेगा। अब ये बात ध्यान रखनी है कि विजडम इज नॉट इक्वल टू नॉलेज। ओके सो विजडम जो है वो सेम नहीं है नॉलेज से, कहीं ज्यादा है। ओके यूजुअली हम ये लेके चलते हैं कि नॉलेज इज लाइक आप इंफॉर्मेटिव हैं, आपके पास जो है इधर उधर की सारी इंफॉर्मेशन है, डाटा है, चीजें हैं। विजडम उस नॉलेज का इस्तेमाल करके आप, या उस इंफॉर्मेशन का इस्तेमाल करके जब आप डिसीजन लेते हो, ठीक है, अपने बिहाफ पे सोच समझ के, सो दैट इज विजडम समहाउ। सो विजडम सबकी अलग अलग आपको मिलेगी बिकॉज सबका डिसीजन लेने का तरीका अलग होगा। अगर सेम इंफॉर्मेशन मेरे पास है, सेम इंफॉर्मेशन आपके पास है, तो सबका तरीका अलग होगा उस चीज को जो है परस्यू करने का और उस चीज के बाद डिसीजन लेने का। ओके तो उसको हम विजडम बोल सकते हैं। इट इज क्लोजली रिलेटेड टू एक्सपीरियंस एंड वर्थ बियरिंग अ सेंस ऑफ नॉलेज। सो ये एक्सपीरियंस और उन चीजों की, क्योंकि सबका एक्सपीरियंस अलग अलग है, उस बेसिस पे आप अलग अलग डिसीजन लेंगे, ठीक है। सो ये आपकी विजडम रहेगी, बट ये ध्यान रखिए कि विजडम और नॉलेज सेम चीज नहीं है, ठीक है। देयर इज एन ऑब्जर्वेशन बाय प्लेटो, प्लेटो ने भी एक चीज बोली है फिलोसोफर के बारे में और अपनी बुक रिपब्लिक में। तो यहां से ये चीज, ये इंफॉर्मेशन एक्स्ट्रा है, एक्स्ट्रा भी नहीं, ये इंफॉर्मेशन आती है पेपर में, तो इसको भी ध्यान रखिए। रिपब्लिक बुक किसने लिखी है? सो प्लेटो ने लिखी है। सो उस बुक में प्लेटो ने बोला दैट ही हु हैज अ टेस्ट ऑफ एवरी सॉर्ट ऑफ नॉलेज, जो क्यूरियस है सीखने के लिए और कभी भी अपनी सीखी हुई चीजों से जो है सेटिस्फाइड नहीं होता, ठीक है। सो इज नेवर सेटिस्फाइड मे बी जस्ट टर्म्ड एज फिलोसोफर। उसको हम फिलोसोफर बोल सकते हैं जो सेटिस्फाइड नहीं है, सीखने का इच्छुक है, सीखना चाहता है और भी ज्यादा चीजें, और हर एक सॉर्ट ऑफ नॉलेज का जो है उसने टेस्ट कर रखा है, यानी बहुत सारा एक्सपीरियंस उसको अलग अलग जगह पे अलग अलग चीजों का है। सो बहुत सारा एक्सपीरियंस कब होगा? जब आप सीखना चाहेंगे। अदरवाइज बहुत सारे लोग हैं जो एज में बड़े हो जाते हैं बट इतना ना उनको एक्सपीरियंस होता, क्योंकि वो एक ही जो है एक दायरे में अपने आप को सीमित रखते हैं किसी न किसी वजह से। ओके सो जहां पर भी आपको फिलोसोफर दिखे, फिलोसोफर आपको थोड़ा खुले उसका दिखेगा, खुले मिजाज का लगा लो, जो सीखना चाहे, जो हमेशा सच की खोज में हो, जो आपको हर जगह पे सच के लिए, सच की ट्रुथ की सर्च में आपको नजर आएगा। ओके सो वो लिटरल मीनिंग आपकी फिलोसफी का होगा, जहां पे फिलोसोफर कॉन्स्टेंटली और हर जगह पे सच के लिए आगे बढ़ता हुआ नजर आएगा, दैट इज फिलोसफी। ओके ये फिलोसफी की कुछ एक डेफिनेशंस हैं जो कई बार डायरेक्ट कोटेड करके आ सकती हैं। सो कार्ल मार्क्स बात करते हैं फिलोसफी इज द इंटरप्रिटेशन ऑफ वर्ल्ड इन ऑर्डर टू चेंज इट। एरिस्टोटल इसको सुपरनैचुरल एलिमेंट से रिलेट करते हैं, जो डिस्कवर करे वो फिलोसफी है। राधा कृष्णन की बात करें तो वो फिलोसफी को एक व्यू ऑफ लाइफ मानते हैं कि एक लाइफ को देखने का एक नजरिया, अलग तरीका, ठीक है, जो एक डायरेक्शन देगा आपकी लाइफ को, आपको डिजाइन, ऑफर ए डिजाइन फॉर लिविंग, कि आप कैसे रहना पसंद करेंगे, आपकी क्या फिलोसफी, आप क्या सोचते हैं चीजों के बारे में, दैट इज फिलोसफी। फिलोसफी इज कंसर्न विद एवरीथिंग एज अ यूनिवर्सल साइंस, तो हर्बर्ट स्पेंसर ने इसको यूनिवर्सल साइंस बोला है। फिलोसफी इज लाइक अदर स्टडीज, ये भी प्राइमरीली नॉलेज पे फोकस करेगी, ये बात बर्ट्रैंड रसेल ने बोली है। ओके अब आपका क्वेश्चन आज के लिए क्या रहेगा, आपका जो होमवर्क रहेगा वो ये है कि कार्ल मार्क्स, एरिस्टोटल, राधा कृष्णन, हर्बर्ट स्पेंसर और बर्ट्रैंड रसेल ये किस तरीके की फिलोसफी को फॉलो करते हैं। एक मैं बताती हूँ, जैसे अच्छा ओके, कार्ल मार्क्स मार्क्सिज्म को फॉलो करते हैं, कि वो किस, मतलब उनके मार्क्सिज्म, ठीक है, वो उस तरीके की बातों को, यानी मार्क्सिज्म, ये फिलोसफीज के टाइप्स रहेंगे जो हम आगे पढ़ेंगे भी। ऑल्दो मार्क्सिज्म आई थिंक आपके सिलेबस में है नहीं, आपके सिलेबस में रियलिज्म, प्रैग्मेटिज्म और एग्जिस्टेंशियलिज्म है, तो सिलेबस से स्टिक करते हुए हम तीन ही चीजें पढ़ेंगे। अदरवाइज मोटे तौर पे आपको बाकी चीजों का भी पता हो गया। अच्छा कार्ल मार्क्स किससे रिलेटेड है? मार्क्सिज्म से रिलेटेड है। एरिस्टोटल किससे रिलेटेड है? राधा कृष्णन किस तरीके की फिलोसफी में बिलीव करते हैं, या हर्बर्ट स्पेंसर किससे रिलेटेड है। तो ये क्वेश्चन आपका रहेगा, बर्ट्रैंड रसेल किस तरीके के फिलोसोफर हैं, तो वो कौन सी फिलोसफी में बिलीव करते हैं वो आप मुझे बताइएगा। मैंने करवा रखी है, आपने नेट की तैयारी की होगी तो आपने पढ़ी भी होंगी ये चीजें,
ठीक है। अब बात आती है ब्रांचेस ऑफ फिलोसफी की। मोस्ट इंपॉर्टेंट, यहाँ से क्वेश्चन बनने के 100% चांसेस है। मैंने बहुत इंपॉर्टेंट चीजें बहुत सलीके से अरेंज करके आपको पढ़ाने की मैं कोशिश कर रही हूँ। सो आपको हर एक चीज ध्यान से सुननी है, हर एक स्लाइड को ध्यान से देखना है। ओके मैम, मिनिमम स्लाइड्स में आपको मैक्सिमम आउटपुट देने की कोशिश कर रही हूँ। ठीक है। सो एपिस्टेमोलॉजी, मेटाफिजिक्स, एक्सियोलॉजी, मेजरली यही होती है तीन। इन्हीं तीन के बारे में अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर आपको ये तीन कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं तो आप बेटर तरीके से जो है वो आंसर कर पाएंगे जब ब्रांचेस से क्वेश्चन अगर आ गया तो। ओके, सो ये तीन है। बाकी फिलोसफी ऑफ साइंसेज, जिसमें और भी साइंसेज को हम इंक्लूड कर लेंगे, फिजिकल साइंसेज या जो है जूलॉजिकल, बायोलॉजिकल साइंसेज वगैरह वगैरह। ऐसे ही फिलोसफी ऑफ सोशल साइंसेज, इसमें भी बहुत सारी फिलोसफीज आ जाएंगी जिनकी हम बात करेंगे। सो फिलोसफीज ऑफ सोशल साइंसेज में वही ह्यूमैनिटीज आ गया, जैसे एजुकेशन की फिलोसफी की आप बात करो जो हम करेंगे भी, ठीक है, या और बाकी चीजों की बात करें तो वो फिलोसफी ऑफ सोशल साइंसेज में आ जाएगा। और एक रहेगा सिमेंटिक्स। तो एक बार इनको डिस्कस करते हैं कि इनका मतलब क्या है, तात्पर्य क्या है। सबसे इंपॉर्टेंट ये तीन ही है, पहले वाली तीन जहां से क्वेश्चन आता है। तो एपिस्टेमोलॉजी की अगर हम बात करें, इसको थियरी ऑफ नॉलेज भी बोलते हैं। ठीक है। सो एपिस्टेमोलॉजी में आप नॉलेज की सर्च में हो। ठीक है। सो थियरी ऑफ नॉलेज इसीलिए बोला जा रहा है कि आप नॉलेज के लिए ढूंढ रहे हो चीजें, तो वो प्रोसेस जिसमें आप नॉलेज गेन करना चाह रहे हो या कैसे आपको वो नॉलेज मिली है, वो एपिस्टेमोलॉजी में आएगा। ठीक है। कि तो क्या मैं इनडायरेक्टली ये बोल सकती हूँ कि जो मेथड है एजुकेशन में, कि या कोई भी चीज आप सीखते हो तो जो मेथड्स हैं किसी भी चीज को सीखने का तरीका जो है वो एपिस्टेमोलॉजी में आएगा, क्योंकि वो प्रोसेस में इंक्लूड हो जाएगा। ठीक है। सो मेटाफिजिक्स में हम रियलिटी की बात करते हैं। मेटा मतलब आफ्टर, फिजिक्स मतलब साइंस, यानी आफ्टर साइंस की बात करते हैं। एब्स्ट्रैक्ट माना जाता है इसको नेचर में, तो बहुत सारे फिलोसफर इसको थियरी ऑफ रियलिटी। अब रियलिटी में जो अल्टीमेट रियलिटी है उसकी हम बात कर रहे हैं। ओके, सो आफ्टर साइंस क्या क्या मतलब है वो आपको रिलेट करके चलना है। मेटाफिजिक्स का मतलब आफ्टर साइंस, और उसको हम थियरी ऑफ रियलिटी भी बोलते हैं, ये बात आपको पता होनी चाहिए। देन इसके सब टाइप्स हैं, जैसे कॉस्मोगोनी, कॉस्मोलॉजी, ऑन्टोलॉजी, या फिलोसफी ऑफ सेल्फ, या स्कैटोलॉजी। यहां से आपको ये चीज ध्यान रखनी है, मेजरली तो यही तीन पूछी जाती हैं, कॉस्मोगोनी, कॉस्मोलॉजी, ऑन्टोलॉजी। ये बात आपको याद रखनी है कि ये चीज मेटाफिजिक्स के सब ब्रांचेस हैं। ओके, कई बार क्वेश्चन में आएगा कि कौन जो है, कौन सी बात जो है वो रियलिटी से रिलेटेड है, और आपको ऑप्शन में मेटाफिजिक्स मिलेगा ही नहीं। आपको ऑप्शन में दे दिया ऑन्टोलॉजी, तो आपको आंसर किसके साथ जाना है, आपको ऑन्टोलॉजी के साथ जाना है, क्योंकि मेटाफिजिक्स अवेलेबल नहीं है। कई बार ऐसे भी होगा कि कौन सी थियरी जो रियलिटी की बात करती है, या कौन सी ब्रांच ऑफ फिलोसफी है जिसमें हम रियलिटी के बारे में जानते हैं। सो उसमें अगर आपको मेटाफिजिक्स और ऑन्टोलॉजी दोनों ऑप्शन में मिले तो आप मेटाफिजिक्स के साथ जाएंगे, क्योंकि मेटाफिजिक्स एक ब्रांच है और बाकी सब ब्रांचेस हैं। तो ऑन्टोलॉजी ऑटोमेटिकली मेटाफिजिक्स में आ जाएगा, राइट। सो वो चीजें आपको ध्यान रखनी है। कॉस्मोगोनी में हम क्रिएशन की बात करते हैं, स्टडी ऑफ क्रिएशन। कॉस्मोलॉजी में हम जो, अच्छा मैन प्रॉब्लम में आएगा ये, ठीक है, मैन की जो प्रॉब्लम, या मेन लगा लो यहाँ पे, मेन जो प्रॉब्लम्स हैं कॉस्मोलॉजी की वो किस तरीके से आपको नजर आएंगी। वो नजर आएंगी कि वर्ल्ड कितना है, एक है, बहुत सारे हैं, या दोनों हैं, क्या चीजें हैं। सो वर्ल्ड के बारे में आप जानते हो। ऑन्टोलॉजी में आप अल्टीमेट रियलिटी की बात करते हो। फिलोसफी ऑफ सेल्फ में आप सेल्फ से रिलेटेड जो जो क्वेश्चन उठते हैं वो यहाँ पे आएंगे। और स्कैटोलॉजी में जो कंडीशन रहेगी सोल की आफ्टर डेथ, कि दूसरा वर्ल्ड है नहीं है, कहाँ जाते हैं, तो वो सारे क्वेश्चंस जो उठते हैं वो स्कैटोलॉजी में आ जाएंगे। ओके, सो ये चीजें आपको एपिस्टेमोलॉजी और मेटाफिजिक्स से रिलेटेड ध्यान होनी चाहिए। देन है नेक्स्ट एक्सियोलॉजी, जिसको हम थियोरी ऑफ प्रिंसिपल्स या वैल्यूज भी बोलते हैं, क्योंकि ये वैल्यूज के बारे में स्टडी करती है। यूजुअली इसकी 3 सब ब्रांचेस जो है वो हम पढ़ते हैं, एथिक्स, एस्थेटिक्स और लॉजिक। कई बार आपको ये भी मिल सकता है, अगर आपको प्रेफरेंस मिले तो आप एथिक्स और एस्थेटिक्स पहले चूज कीजिए, क्योंकि बहुत जगह पे सिर्फ ये 2 ही ब्रांच, सब ब्रांच दे रखी है इनकी, और लॉजिक जो है वो एक 4th ऑप्शन आपको मिलेगा। 4th इन द सेंस, जैसे एपिस्टेमोलॉजी है, मेटाफिजिक्स है, एक्सियोलॉजी, ऐसे ही लॉजिक आपको एक अलग से भी आपको ब्रांच ऑफ फिलोसफी देखने को मिल सकती है। सो अगर आपको दिखे कि एक्सियोलॉजी का क्या क्या पार्ट है, तो अगर आपको तीनों ऑप्शंस कंसीडर करके आपका आंसर फिट बैठ रहा है तो आप उसके साथ जाइए, अदरवाइज एथिक्स और एस्थेटिक्स को आप प्रेफरेंस दीजिए कि एक्सियोलॉजी में हम उसकी बात करते हैं। ओके, रही बात लॉजिक की, तो 2 तरीके की रीजनिंग आपको देखने को मिलेगी, डिडक्टिव रीजनिंग और इंडक्टिव। डिडक्टिव में हम क्या करते हैं, जनरल टू स्पेसिफिक जाते हैं, जो मैंने आपको याद भी करवाया हुआ है। देखो,
डिडक्टिव और इंडक्टिव, ठीक है। इनमें आप जनरल टू स्पेसिफिक और स्पेसिफिक टू जनरल दो चीजें हैं, ठीक है, यानी दो वर्ड आपको नजर आएंगे। सो ए बी सी डी ई एफ जी, यानी अल्फाबेटिकली डी के बाद जी आ रहा है, तो जनरल टू स्पेसिफिक, और इंडक्टिव में इसका उल्टा हो गया, यानी स्पेसिफिक टू जनरल। ओके ये मैंने याद करने का तरीका आपको बताया था थोड़ा सा। सो डिडक्टिव में आप क्या करोगे, जैसे ऑल मैन आर मॉर्टल, रोहित भी एक मैन है और इसीलिए रोहित मॉर्टल है, तो यानी एक बहुत जनरलाइज्ड स्टेटमेंट थी, वहां से आप सिर्फ रोहित के ऊपर गए हो, यानी जनरलाइजेशन से आप क्या गए हो, एक स्पेसिफिक स्टेटमेंट पे गए हो। सो ये रीजनिंग क्या है, ये डिडक्टिव रीजनिंग है, डिडक्टिव प्रिंसिपल रहेगा। इंडक्टिव प्रिंसिपल में क्या रहेगा कि मान लो रोहित भी मॉर्टल है, आलोक भी मॉर्टल है, एलेक्स भी मॉर्टल है, हरजीत अंकित सब मॉर्टल है, और ये सारे के सारे ह्यूमन बीइंग्स हैं, तो मैं बोल रही हूँ ऑल ह्यूमन बीइंग्स आर मॉर्टल, यानी स्पेसिफिक ऑब्जर्वेशन से आप कहाँ गए हो, एक जनरलाइज्ड ऑब्जर्वेशन पे गए हो, तो ये बात आपको पता हो। फिलोसफी ऑफ साइंसेज या सोशल साइंसेज मैंने आपको बता ही दिया था। देन है सिमेंटिक्स, जो कि कंसर्न रहेगा डिटर्मिनेशन ऑफ मीनिंग ऑफ डिफरेंट वर्ड्स यूज्ड इन डिफरेंट लैंग्वेजेस। तो सिंपली अगर सिमेंटिक्स से क्वेश्चन आए तो इतना सा ही आपको समझ आ जाना चाहिए कि अच्छा ठीक है, डिफरेंट वर्ड्स की बात हो रही है कि आप उसको कैसे जो है डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेजेस में आप उनके डिफरेंट डिफरेंट मतलब देखते हो, ठीक है, तो ये सिमेंटिक्स में आ जाएगा। देन है जी फंक्शंस क्या है फिलोसफी के, यहां से भी क्वेश्चंस इसलिए आ सकता है कि फंक्शंस में पूछ लेगा वो कि प्रिस्क्रिप्टिव फंक्शन है, डिस्क्रिप्टिव फंक्शन है, स्पेक्युलेटिव है, एनालिटिकल है, ऑल ऑफ द अबव है, तो वो आपको पता हो। प्रिस्क्रिप्टिव और डिस्क्रिप्टिव में कंफ्यूज मत होना, ओके। तो फिलोसफी के फंक्शन में हम एनालिटिकल फंक्शन, स्पेक्युलेटिव और नॉर्मेटिव फंक्शन है इसका, प्रिस्क्रिप्टिव है, ये इंस्पिरेशनल और कोऑर्डिनेटिंग भी आप ध्यान रख सकते हो, अदरवाइज ये जो फर्स्ट थ्री है ये आपको मेजरली हर एक बुक या हर एक जो है यूनिवर्सिटी के मटेरियल में मिल जाएंगे। सो एनालिटिकल जिसमें आप एनालाइज करते हो, ठीक है। सो एनालिसिस और क्लैरिफिकेशन से रिलेटेड है ये चीजें कि आप कैसे समझते हो चीजें, सो वो एनालिसिस ही मेजर जो है या प्राइमरी फंक्शन इसका माना जाता है। दूसरा है आपका स्पेक्युलेटिव और नॉर्मेटिव, सो ये जो है इंपॉर्टेंट, माइंड जो है बहुत इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट माना जाता है फिलोसफी का। सो माइंड इज वन गिफ्ट टू मैन which enables him to think about himself. So अपने बारे में, आपके आसपास के लोगों के बारे में, वर्ल्ड के बारे में इन जनरल, तो सोचना उनके बारे में, स्पेक्युलेट करना, ठीक है, आप स्पेक्युलेट कर सकते हो, इमेजिन कर सकते हो चीजें, सो वो सारी चीजें स्पेक्युलेशन और नॉमेटिव में आ जाएंगी, ओके। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, स्पेक्युलेटिव और नॉमेटिव फंक्शन। देन प्रिस्क्रिप्टिव फंक्शन, प्रिस्क्राइब करना, कि फिलोसफी आपको बहुत सारी सॉल्यूशन या सिचुएशंस अगर खराब है उसमें भी आपको जो है एक अच्छा सॉल्यूशन प्रोवाइड कर सकती है, तो वो क्या रहेगा आपका प्रिस्क्रिप्टिव फंक्शन। एंड देन आपका रहेगा इंस्पिरेशनल फंक्शन, बिकॉज बहुत सारे फिलोसफर्स से इंस्पायर होके ही बहुत सारे एजुकेशनल प्रोसेसेस बने हैं, तो फिलोसफी जो है वो इंस्पिरेशनल फंक्शन भी है उसका। और कोऑर्डिनेटिंग फंक्शन, well known that all other disciplines are generated from philosophy, so कोऑर्डिनेट करने में भी हेल्प करती है, ठीक है। सो इसलिए फिलोसफी का भी, क्योंकि फिलोसफी से ही बाकी ब्रांचेस निकल के आई हैं, तो यहाँ पे कोई कंपटीशन आपको देखने को नहीं मिलेगा कि फिलोसफी और किसी और मतलब ये compete कर रहे हो या ऐसा कुछ हो, नहीं, फिलोसफी कोऑर्डिनेट करके चलेगी, बिकॉज फिलोसफी के ही सारे के सारे ऑफस्प्रिंग्स हैं, फिलोसफी के ही बच्चे हैं बाकी ब्रांचेस पे, ओके। सो ये कुछ एक फंक्शंस आपको फिलोसफी के देखने को मिलेंगे। तो फिलोसफी के बारे में आई होप सब क्लियर हो गया हो। अब बात आती है एजुकेशन की, जैसे फिलोसफी ग्रीक वर्ड से आया है वैसे ही पीजी, पीजी याद रख लो, फिलोसफी ग्रीक वर्ड से आया है, वैसे ही लैटिन वर्ड से आया है आपका एजुकेशन, ईएल, ओके। तो आपको ये ध्यान रखना है, ऑपोजिट हैं दोनों, तो लैटिन और ग्रीक वर्ड में कंफ्यूजन मत क्रिएट करना। लैटिन वर्ड में कई सारे वर्ड हैं, जैसे एडुकेटम है, एडुकेयर है, एड्यूसियर है, और भी एक आधा मिल जाएंगे, तो वो सारों का मतलब वही है कि अपना बेस्ट बाहर निकालना, टू लीड आउट, टू ब्रिंग अप, तो इस तरीके के वर्ड्स आपको नजर आएंगे। तो वो एजुकेशन का मतलब रहेगा कि आपके इंसान के अंदर का जो बेस्ट पोटेंशियल है उसको बाहर निकालने का काम एजुकेशन करती है। नैरो सेंस और वाइडर सेंस में हम एजुकेशन का मतलब अगर समझने की कोशिश करें तो नैरो सेंस में सिर्फ स्कूल तक लिमिट कर रहे हो आप, जो स्कूल में पढ़ाया जा रहा है, जो स्कूल में इंस्ट्रक्शंस दी जा रही है, दैट इज एजुकेशन। सो ये नैरो वे में उसका मतलब हो गया। और वाइडर सेंस में आप बहुत वाइड हो, बिल्कुल हर एक एक्सपीरियंस को कंसीडर करते हुए जो टोटल पर्सनालिटी का डेवलपमेंट हो रहा है उसके बारे में आप बात कर रहे हो कि एजुकेशन एक कंप्लीट पर्सनालिटी डेवलपमेंट जो है वो बच्चे का करेगी, सिर्फ इंस्ट्रक्शन देने तक लिमिटेड नहीं होगी,
ओके ना ही लिमिटेड होगी सिर्फ नॉलेज देने तक कि स्कूल्स में जो नॉलेज इंपार्ट की जा रही है उसको ही हम नैरो नहीं, उसको ही हम एजुकेशन नहीं बोलेंगे। ओके तो ये नैरो सेंस में और वाइडर सेंस में क्या मतलब है एजुकेशन का वो आपको पता हो कि अच्छा नैरो सेंस में सिर्फ स्कूल इंस्ट्रक्शंस को ही आप एजुकेशन बोल रहे हो, जो स्कूल में पढ़ाया जा रहा है दैट इज एजुकेशन, बट नहीं, वाइडर सेंस में आप कहीं जा रहे हो, ट्रेवल कर रहे हो, घर में हो, इनफॉर्मल, क्योंकि एजुकेशन में भी हम 3 वर्ड्स लेके चलते हैं ना, फॉर्मल, नॉन फॉर्मल और इनफॉर्मल। ठीक है, सो फॉर्मल में जो स्कूल्स में आप पढ़ रहे हो, ठीक है, या जो स्कूल्स कॉलेजेस जहां पे भी फिक्स टाइम है, फिक्स शेड्यूल है, फिक्स चीजें हैं, आपको जाना है, पढ़ना है। नॉन फॉर्मल में क्या आ जाएंगी, ऑर्गेनाइज तो है चीजें बट फिक्स्ड नहीं है, यानी फ्लेक्सिबिलिटी आपको देखने को मिलेगी, जैसे डिस्टेंस कोर्सेज हो गए, ऑनलाइन कोर्सेज हो गए, सो वो नॉन फॉर्मल में आ जाएंगे। इनफॉर्मल में क्या आ जाएगा, नॉन फॉर्मल में बेसिकली टाइम का मेजर रहता है कि फॉर्मल में टाइम फिक्स है, चीजें बहुत सारी फिक्स है तो थोड़ी सी रिजिडिटी होगी, नॉन फॉर्मल में थोड़ी कम रिजिडिटी है, फ्लेक्सिबिलिटी ज्यादा है। इनफॉर्मल में आप हर एक एक्सपीरियंस को इंक्लूड कर रहे हो कि आप जो है चलते फिरते किसी ऐसे राहगीर से भी आपने कुछ सीख लिया, वो भी इनफॉर्मल में आ जाएगा, वहां से भी आपने कुछ सीखा तो है ना, सो वो इनफॉर्मल एजुकेशन में आ जाएगा, वो आपका पर्सनल एक्सपीरियंस भी रहेगा, सो वो सारे एक्सपीरियंसेस इनफॉर्मल में रहेंगे। तो ये 3 तरीके की फॉर्मल, नॉन फॉर्मल, इनफॉर्मल एजुकेशन की हम बात करते हैं। कई बार से एजुकेशन सिस्टम की भी बात करते हैं फर्दर जब कभी आएगा अपने सिलेबस में, तो कि फॉर्मल एजुकेशन सिस्टम, नॉन, तो ये जो वर्ड है फॉर्मल, नॉन फॉर्मल, इनफॉर्मल, इनका ओवरऑल मतलब आपको पता होना चाहिए। ठीक है, सो नॉलेज अगर वाइडर सेंस में बात करें, सो नॉट लिमिटेड टू नॉलेज इंपार्टेड इन द स्कूल, सो आप बच्चे की इनिट पावर के डेवलपमेंट की बात करते हैं जब हम ब्रॉड सेंस में बात करते हैं। एजुकेशन एक डायनामिक प्रोसेस है, स्टैटिक नहीं है। डायनामिक है क्योंकि बच्चे की सिचुएशंस चेंज होंगी, सो वैसे ही बाकी चीजें भी चेंज होंगी। सो 2 चीजें यहां से याद रखने वाली हैं, वो है बाइपोलर प्रोसेस और ट्राइपोलर प्रोसेस। बाइपोलर प्रोसेस बोला है एडम्स ने, कौन सी बुक में, इवोल्यूशन ऑफ एजुकेशनल थियरी। तो इसमें इन्होंने बाइपोलर प्रोसेस बोला, यानी 2 पोल हैं, एक पोल पे टीचर है और दूसरे पोल पे स्टूडेंट या फिर लर्नर है। ठीक है, तो स्टूडेंट या लर्नर कोई भी लगा सकते हो आप, दोनों ही सेम चीज रहेगी। सो ये जो 2 पोल्स हैं, ये प्रोसेस है अपना एजुकेशन का, जिसमें टीचर सिखाएगा, स्टूडेंट सीख रहा है, वो अपना किसमें गया, एडम्स ने बोल दिया, जॉन एडम्स। देन है ट्राइपोलर प्रोसेस, जॉन डुई ने एक तीसरा पोल भी कंसीडर किया, वो तीसरा पोल है सोसाइटी, यानी सोशियोलॉजिकल व्यू की भी बात करते हैं। सो हु एम्फेसाइज ऑन सोशियोलॉजिकल व्यू पॉइंट जब एजुकेशन की बात करते हैं, सो जॉन ड्यूई जो है वो एम्फेसाइज करते हैं सोशियोलॉजिकल पे, एडम्स एम्फेसाइज करते हैं टीचर और चाइल्ड के ऊपर। ठीक है जी, सो और जॉन ड्यूई किस पे बात करेंगे, टीचर, चाइल्ड और अपना सोसाइटी, तीनों पे। सो ये बात आपको याद होनी चाहिए, सोशियोलॉजिकल व्यू पॉइंट पे फोकस कौन करता है, ये क्वेश्चन आ सकता है। तो कई बार हमें ध्यान होता है बट हम एक अलग टर्मिनोलॉजी देख के कंफ्यूज हो सकते हैं। फिलोसफी ऑफ एजुकेशन या एजुकेशनल फिलोसफी है क्या, तो जैसे मैंने ऊपर भी बोला था कि फिलोसफी से ही सारी ब्रांचेस निकल रही हैं, सो ऑब्वियसली ये भी एक अप्लाइड फिलोसफी की ब्रांच रहेगी जो एजुकेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स, एजुकेशन का नेचर, उन चीजों के ऊपर फोकस करेगी, जो इन्वेस्टिगेट करेगी नेचर ऑफ एजुकेशन एज वेल एज जो एम्स या प्रॉब्लम्स हैं एजुकेशन में। वो एजुकेशनल फिलोसफी भी हम इसी चीज को ही बोलते हैं कि अच्छा ठीक है, ब्रांच है फिलोसफी की, यहाँ पे आपको क्या दिखेंगे, जो भी प्रिंसिपल्स या नॉर्म्स दिखेंगे वो फिलोसफी के मतलब इट्स लाइक फिलोसफी जो है वो थियोरेटिकल पार्ट है और एजुकेशन जो है वो एक प्रैक्टिकल पार्ट है। ठीक है, जैसे बर्ट्रैंड रशल ने बोला कि एजुकेशनल फिलोसफी एक न्यू ब्रांच है नॉलेज की विच डिस्कसेस एजुकेशन फ्रॉम फिलोसफिकल व्यू पॉइंट। सो फिलोसफी की ब्रांच है ये, जिसमें हम फिलोसफी का जो थियोरेटिकल पोर्शन है उसको, उसकी हेल्प से एजुकेशन में जो प्रॉब्लम्स हैं, चीजें हैं, उनको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। सो ये क्या होगी आपकी एजुकेशनल फिलोसफी। स्कोप क्या रहेगा, स्कोप वैसे ब्रॉड है लेकिन एजुकेशन के फील्ड तक ही लिमिटेड है। ओके, सो कन्फाइंड टू द फील्ड ऑफ एजुकेशन, बाकी जो भी एजुकेशन में प्रॉब्लम्स हैं, चीजें हैं, वो सारी की सारी एम्स, आइडियल्स हो गए एजुकेशन के, करिकुलम हो गया, ऑब्जेक्टिव्स हो गए, सारी चीजें जो है वो एजुकेशन के अराउंड रिवॉल्व करती हुई नजर आएंगी। सो स्कोप हम ब्रॉड या वाइड स्कोप बोलते हैं, बट विद इन द कन्फाइनमेंट ऑफ एजुकेशन, फील्ड ऑफ एजुकेशन। ओके, देन फंक्शंस क्या होंगे, फंक्शंस जो हमने ऊपर बात की थी वो एक तरीके से फिलोसफी के फंक्शंस हैं। अब ये फिलोसफी ऑफ एजुकेशन के, सो इसमें आप क्या कर रहे हो, डिफरेंट डिफरेंट एस्पेक्ट जो है एजुकेशन के उनको डिटरमाइन करोगे,
ओल्ड या जो नई ट्रेडिशंस हैं एजुकेशन में फील्ड में उनको हार्मोनाइज करके रखोगे, साथ में लेके चलनी है चीजें। एजुकेशनल प्लानर्स को, एडमिनिस्ट्रेटर्स को, एजुकेटर्स को एक प्रोग्रेसिव विजन की तरफ आगे बढ़ाओगे। वो इट्स लाइक थ्योरेटिकल वाला जो पार्ट है वो फिलोसफी का है, और एजुकेशन के बाद जब हम उसको एजुकेशन के साथ रिलेट करते थे तो एजुकेशन में हम प्रैक्टिकल एस्पेक्ट की बात करेंगे। ओके, यंग जनरेशन को नए नए चैलेंजेस फेस करने के लिए प्रिपेयर करना, यही काम हमारा फिलोसफी ऑफ एजुकेशन करेगा। तो जरूरत क्या है? ऑब्वियसली एजुकेटर्स के लिए, पॉलिसी मेकर्स के लिए, करिकुलम डेवलपर्स के लिए, सब लोग समझ पाए एजुकेशन के ट्रू नेचर को, पर्पस को समझ पाए, कैसे करनी है चीजें। तो वो थियोरेटिकल एस्पेक्ट फिलोसफी ही हेल्प करेगी। सो ओवरऑल हमने फिर एक ब्रांच ही निकाल दी एजुकेशनल फिलोसफी, जहां पे हम एजुकेशन की फिलोसफी की बात कर रहे हैं, या एजुकेशन को एक फिलोसफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखने की कोशिश कर रहे हैं। सो ऑब्वियस सी बात है, एक फ्रेमवर्क और चीजें बनाने के लिए हमें जरूरत पड़ेगी एजुकेशनल फिलोसफी की। ऑल्दो ये बहुत कॉन्सेप्चुअल टॉपिक है, आपको समझ आ गया होगा, बट स्टिल आपके सिलेबस में नीड वर्ड मेंशन है, तो मैंने एक स्लाइड ऐड कर दी ताकि आपको ऐसे एंजाइटी ना हो कि हमने नीड के बारे में पढ़ा ही नहीं है। अदरवाइज आपको पता है सारी चीजें, घूम फिर के उधर ही घूम रही है, जो किसके अराउंड, फिलोसफी या फिर और एजुकेशन के अराउंड। इन दोनों के अराउंड चीजें घूमती हुई नजर आएंगी, यानी इन दोनों का एक बायलेटरल रिलेशनशिप है, यानी कि ये दोनों जो है वो क्या है, इंटरडिपेंडेंट है। ठीक है, जैसे वो एक वो है ना, अच्छा नहीं, रिलीजियस हो जाएगी एग्जाम्पल, उसको छोड़ते हैं। इंटरडिपेंडेंट है यानी दोनों का एक दूसरे के बिना नहीं चलेगा। ओके, सो बायलेटरल रिलेशन आपको इसमें नजर आएगा। अब बायलेटरल है यानी एजुकेशन फिलोसफी पे डिपेंडेंट है और फिलोसफी एजुकेशन पे डिपेंडेंट है, दोनों एक दूसरे पे ना इंटरडिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट नहीं है, इंटरडिपेंडेंट है। सो वो इंटरडिपेंडेंस शो करने के लिए हम क्या देखते हैं चीजें, वो देखिए एजुकेशन कैसे डिपेंडेंट है फिलोसफी पे, क्योंकि फिलोसफी जो है वो रियल डेस्टिनेशन निकाल के लाएगी, किसका, कि एजुकेशन का, कि एजुकेशन को जाना किधर है। सो यहां से हमें समझ आ रहा है कि एजुकेशन जो है वो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट है और फिलोसफी जो है वो थियोरेटिकल एस्पेक्ट है। सो ये बात आपको याद रखनी है। अगर प्रॉपर गाइडेंस नहीं होगी, प्रॉपर थियोरी नहीं होगी, कोई सुपरविजन नहीं होगा, तो आप गोल अचीव कर ही नहीं पाओगे। सो एजुकेशन एक कॉन्शियस डायनामिक प्रोसेस रहेगा, जिसको अचीव करने के लिए हमें फिलोसफी की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो फिलोसफी वो गोल डिसाइड करेगी, सुटेबल इफेक्टिव गाइडेंस देगी, सुपरवाइज करेगी कि कैसे आप उस गोल तक पहुंचेंगे। फिलोसोफर की हेल्प से एजुकेशन का जो प्रोसेस है वो सक्सेसफुल नहीं हो पाएगा। इसी संदर्भ में स्पेंसर ने क्या बोला है, ट्रू एजुकेशन इज प्रैक्टिकेबल ओनली बाय अ ट्रू फिलोसफी। तो अगर फिलोसफी ट्रू है, अच्छी है, सही है, डायरेक्शन सही दे रही है, तो आपका एजुकेशन जो है वो सही डायरेक्शन में जाएगी ही जाएगी। ओके, तो ये हर्बर्ट स्पेंसर ने बोली है, ये बात कोटेड है, ये याद रखिए, कई बार कोर्ट में डायरेक्ट चीज देके पूछ ली जाती है। फिलोसफी अलग अलग एस्पेक्ट्स के बारे में बात करती है, ऑल्दो सेम चीजें हम अलग अलग शब्दों में पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं कि फिलोसफी रियल डेस्टिनेशन की तरफ आपको आगे लेके जाएगी। फिलोसफी अलग अलग एस्पेक्ट्स जो है एजुकेशन के उनको डिटरमाइन करेगी, जिससे ये प्रूव होगा कि ये इंटीग्रली कनेक्टेड हैं, इंटरकनेक्टेड हैं चीजें, इंटीमेटली कनेक्टेड। तो वो आपको कनेक्टेड वर्ड जिस तरीके से भी कनेक्टेड है, बस ये कनेक्टेड है, ये बात ध्यान रखनी है। इनको आप किसी भी अकाउंट पे सेपरेट नहीं कर सकते, ठीक है, पॉसिबल ही नहीं है इनका सेपरेशन, क्योंकि एक थ्योरेटिकल एस्पेक्ट है, दूसरा प्रैक्टिकल एस्पेक्ट है। ओके, रोस ने भी यही डेफिनेशन बोली है, और रोस की ये डेफिनेशन कई बार आई हुई है कोटेड में कि ये किसने बोली है, तो ये रोस ने बोला है कि फिलोसफी और एजुकेशन आर लाइक द साइड ऑफ सेम कॉइन, एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। ठीक है, तो एक वही क्या, जो अलग अलग व्यूज प्रेजेंट करेंगे और दूसरा उनको इंप्लाई करेगा। सो वही थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल एस्पेक्ट की बात कर रहे हैं। तो एक सिक्के के दो पहलू वाली बात रोस ने बोली है। ये क्वेश्चन कई एग्जाम्स में आया हुआ है, हो सकता है आपके भी आ जाए। ग्रेट फिलोसफर्स हैव बीन ग्रेट एजुकेशनिस्ट, एक क्वेश्चन यहां से भी आया हुआ है कि ग्रेट फिलोसफर हैव बीन ग्रेट डैश, यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक पूछा गया था एक जगह पे। ठीक है, सो ये पूछा जा सकता है क्योंकि फिलोसफी, हमने बोला ना कि फिलोसफी पहला मेन ब्रांच थी हमारी, फिलोसफी से हमारा क्या निकला, जो एजुकेशन है उस फील्ड में गए बहुत सारे फिलोसोफर्स। तो जो एजुकेटर्स होंगे वो आपको हमेशा ग्रेट फिलोसोफर्स भी नजर आएंगे। ओके, सो वो एग्जांपल जैसे प्लेटो, सोक्रेटिस, लॉक, जॉन लॉक, कॉमिनस, रूसो, जॉन डुई, गांधी जी, टैगोर, तो ये बहुत सारे एग्जांपल्स हम पढ़ते हैं जो कि बहुत सारे ग्रेट फिलोसोफर्स हैं अपने टाइम के, और उन्होंने एजुकेशन के बारे में बात की है। ओके, सो फिलोसफिकल ट्रीटीज जो है या एक जो थॉट प्रोसेस है फिलोसफी के लेवल पे, वो गाइड करेगा बहुत सारी एजुकेशनल प्लानिंग की, एजुकेशन में जो बुक्स छपती हैं
उनसे रिलेटेड चीजों को। ओके, सो हमें ये समझ आ गया कि एजुकेशन तो डिपेंडेंट है फिलोसफी पे, और हम यही बोलते आ रहे हैं कि फिलोसफी की ही एक जो है अप्लाइड फिलोसफी की एक ब्रांच है एजुकेशनल फिलोसफी। अब फिलोसफी कैसे डिपेंडेंट है? ऑब्वियसली टू वे रिलेशनशिप है ना। सो हम ये भी तो बोल रहे हैं कि डायनामिक साइड है, यानी कि फिलोसफी एजुकेशन के ऊपर कैसे डिपेंडेंट है। अगर फिलोसफी सब कुछ थियोरेटिकली करती जाएगी तो उसको अप्लाई भी तो करना पड़ेगा ना। किसी भी टास्क को कंप्लीट करने के लिए दो चीजें होती हैं, अगर एक थॉट प्रोसेस या प्लानिंग की बात हो रही है तो एप्लीकेबिलिटी और प्रैक्टिकल पार्ट की भी तो बात हो रही है। सो वो एप्लीकेशन और प्रैक्टिकल वाला पार्ट एजुकेशन का। तो इसलिए फिलोसफी सिर्फ सोच सकती है, उसको कंप्लीट एजुकेशन ही करेगी। ओके, सो फिलोसफी जो है वो एक थॉट प्रोसेस वाले साइड पे है और एजुकेशन एक प्रैक्टिकल साइड पे है। सो ये बात जॉन एडम्स ने बोली है कि एजुकेशन एक डायनामिक साइड है फिलोसफी की। कंफ्यूजन नहीं क्रिएट करना है, एडम्स ने डायनामिक साइड बोला है फिलोसफी की। देन आपका जो रोस है उन्होंने दो एक ही सिक्के के दो पहलू, कॉइन वाली बात की है। ओके, एजुकेशन एक तरीका है गोल्स को अचीव करने का। अगेन सेम बात है बट अलग तरीके से कह के यहाँ पे ये दिखाया गया है कि एजुकेशन के ऊपर डिपेंडेंट है फिलोसफी। ओके, तो ये बात जो है हर्बर्ट होल्ड ने भी एक ओपिनियन प्रेजेंट किया कि एजुकेशन हैज नो टाइम टू मेक हॉलीडेज टिल ऑल द फिलोसफिकल क्वेश्चंस आर वंस फॉर ऑल क्लियर्ड अप। सो एजुकेशन जो है वो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट पे काम करती रहेगी, क्योंकि जब तक जो फिलोसफिकल क्वेश्चंस हैं उनको आप डील नहीं कर लेते कि अच्छा ठीक है ये फिलोसफिकल थ्योरेटिकल पार्ट था हमारा और हमने इसका सोल्यूशन निकाल लिया, सारी चीजें सही हैं, ये एजुकेशन के लेवल पे हमने प्रैक्टिकल एस्पेक्ट देख लिया है। ओके, सो ये जो है ओवरऑल आपका फिलोसफी से रिलेटेड और एजुकेशन और फिलोसफिकल एजुकेशन, एजुकेशनल फिलोसफी, फिलोसफी ऑफ एजुकेशन, इससे रिलेटेड ओवरऑल जो है आपकी क्लास थी जी। तो उसके अलावा कई बार ब्रांचेस ऑफ फिलोसफी से रिलेटेड बेसिक क्वेश्चंस, ताकि आपको और थोड़ा ब्रॉड आइडिया हो जाए। तो मैंने आपको कहा था ना एक आधी जगह पे लॉजिक को अलग साइड पे अलग ब्रांच पे भी रखा गया है। ओके, तो देखो मेटाफिजिक्स किस तरीके के क्वेश्चंस पूछेगी, ये अल्टीमेट रियलिटी की बात करेगी। एपिस्टेमोलॉजी नॉलेज की बात करेगी, कैसे करना है, प्रोसेस की बात करेगी। एक्सियोलॉजी में हम एथिकल वैल्यूज, क्या सही है क्या गलत है। एस्थेटिक में ब्यूटी, क्या चीज कैसे आप एग्जामिन करोगे कि ये ब्यूटीफुल है ये अगली है। तो इस तरीके से बेसिक क्वेश्चन यही होंगे जो हमने अभी तक बात की है। लॉजिक में हम करेक्ट थिंकिंग की बात करेंगे एग्जामिन करते हुए रूल्स को, बाकी सारी चीजें आपको इन्हीं से रिलेटेड नजर आएंगी। सो ये क्वेश्चंस आप देख सकते हो, मुझे अच्छी चीज नई चीज मिली तो मैंने अपडेट कर दिया इस चीज को। तो ये क्वेश्चंस जो है आपको देखने को मिल जाएंगे जब हम आप उस ब्रांच की बात करते हो। तो यहां से एक क्वेश्चन जो है वो फॉर श्योर बन सकता है। एक्सियोलॉजी किसकी बात करती है? एम्स ऑफ एजुकेशन, यानी एम आप करोगे क्या, जैसे हमने बोला ना क्या सही है क्या गलत है। सो आप एम्स की जो बात है वो एक्सियोलॉजी में करते हो। आप जो ऑब्जेक्टिव्स है एजुकेशन में कि ऑब्जेक्टिव क्या रहेगा वो आप मेटाफिजिक्स में करते हो। ऑब्जेक्टिव इज लाइक अल्टीमेट रियलिटी, ये फोकस पे फोकस करना है, ये ऑब्जेक्टिव है अपना। ओके, एपिस्टेमोलॉजी में आप मेथड्स की बात करोगे, यानी मेथड्स जो है वो आपकी एपिस्टेमोलॉजी में आ जाएंगे कि प्रोसेस क्या है, किस तरीके से आप नॉलेज गेन कर रहे हो। सो ये 3 पॉइंट्स जो है आप अपने दिमाग में बिठा सकते हैं, यहां से क्वेश्चन आने के चांसेस रहते हैं, आया भी हुआ है कई बार पीजीटी लेवल पे स्पेशली। ओके, सो ये हो गई जी हमारी पहली क्लास। मैं उम्मीद कर रही हूँ आपको फिलोसफी का बेस जो है वो बेसिक आइडिया हो गया होगा। फिलोसफी के जो पहले 3 पॉइंट है आपके सिलेबस के वो हमने कंप्लीट कर लिए हैं। एंड फिर भी कुछ समझ नहीं आया हो सो बताइएगा, फीडबैक दीजिएगा अपना, समझ आया कि नहीं आया। दिस वाज ऑल अबाउट टुडे, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बी हैप्पी, कीप स्माइलिंग, सब्सक्राइब टू इनकलकेट लर्निंग बिकॉज इट इज एब्सोल्युटली फ्री। बी कंसिस्टेंट इन योर एफर्ट्स, टेक केयर, सी यू इन नेक्स्ट क्लास।